इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 इतिहास, महिलाएं, जाति एवं सुधार, भाग 3। इसमें हम पढ़ेंगे जाति और समाज सुधार। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अगर आपने पहले का भाग नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं आप डायरेक्ट जाकर चेक कर सकते हैं। जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारों का जिक्र किया है, जो हमने पिछले भाग में समाज सुधारों का जिक्र किया है, उनमें से कई जातियां गैर बराबरी के भी विरोधी थे और बहुत सारे जाति जो था वो गैर बराबरी स्तर, एक तरह का स्टेटस खोजते थे कि हम हिंदू तो वो भी हिंदू, वो मुसलमान तो भी मुसलमान, हम बनिया तो वो भी बनिया, हम राजपूत वो भी राजपूत, हम क्या तो हम वो। तो ऐसे जातियों का भी यहाँ पर स्तर देखा जाता था। राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। और बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया कौन? राजा राम मोहन राय, जो जाति व्यवस्था पर आलोचना देता था, मतलब उस पर प्रतिक्रिया देता था कि जाति व्यवस्था गलत है, खत्म है, खराब है। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था और जो प्रार्थना समाज था वो भक्ति परंपरा का समर्थक था। जातियां, जिसमें सभी जातियों के आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया जाता था, जिसमें हर प्रकार के समानता का जोर दिया जाता था। तो देखो, प्रार्थना समाज की बात आ गई तो मैं बता देता हूँ, वो हाथ ही किस काम का तो जोड़ने के लिए काम आए, लेकिन किसी के सहायता करने के लिए काम नहीं है। भगवान के मंदिर में जो हाथ जाकर जोड़ लेते हैं, आज जरूरत पड़ने पर किसी को हाथ नहीं देते हैं, तो भगवान भी उसकी पुकार नहीं सुनता है। जो खुदा के सामने इबादत करते हैं, अपने दोनों हाथ को उठाकर खुदा से इबादत करते हैं, वो जरूरत पड़ने पर किसी को हाथ नहीं देते हैं, तो खुदा भी उनकी इबादत को स्वीकार नहीं करता है, खुदा भी उनकी इबादत नहीं मानता, जिस तरह भगवान नहीं मानता है कि वो इंसान है। भगवान ने 2 हाथ दिए, खुदा ने 2 हाथ दिए, इसलिए दिए कि लोगों की सहायता करो और अपनी भी सहायता करो, अपनी भी रोजी रोटी का व्यवस्था करो। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया और जाति का व्यवस्था को खत्म करने के लिए, एक बराबरी का स्तर पर लाने के लिए बंबई में एक परमहंस मंडली का गठन किया गया 1840 में। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे उच्च जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। और ये ऐसे कानूनों का उल्लंघन कर देते थे जिससे इनको पूर्वग्रहों और बंधनों से इसे निजात मिल सके। जैसे में कानून बना कि अछूत व्यवस्था खत्म, लेकिन वो मानते नहीं थे, उच्च जाति के थे ना, इसलिए नहीं मानते थे। और हम भी, मैं हर्षवर्धन, इनके हिसाब से मैं क्षुद्र में आता हूं, मैं क्षुद्र जाति में आता हूं। लेकिन आज मैं एक बिजनेसमैन हूं, आज मैं टीचर हूं, बिजनेसमैन हूं, वैश्य हूं। आज मुझे कराटा भी आता है, मैं जिम भी करता हूं, मुझे लड़ने की क्वालिटी भी है और लड़ने की आदत भी है, और किसी से भी विद्रोह करने का हमारा पूर्ण संकल्प है। जो हमारे सामने गलत करेगा, हम उसके विद्रोह में खड़े रहेंगे, हम उसके फ्रंट में खड़े रहेंगे, उससे विवाद करने के लिए, लड़ने के लिए। तो हम क्षत्रिय भी हैं, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हम ब्राह्मण भी हैं। लेकिन जातियों से ले ले तो जाति से तो केवल क्षुद्र का नाम आ जाएगा। लोग जाति से अपना, मतलब कुल से, जिस कुल में पैदा हुआ उससे उसका जाति नहीं बनता, उसके कर्मों और उसके विचारों से उसका जाति बनता है। आप पढ़ते हो तो आप ब्राह्मण में आओगे, आप खेल कूद
खेलकूद में हो, किसी के रक्षा के लिए हाथ उठता है तो आप क्षत्रिय में आओगे। अगर व्यापार के लिए 10 रुपए का चीज आप 20 रुपए में बेच देते हो तो आप वैश्य में आएंगे, जिसको आपको व्यापारी कहा जाएगा। और आप खेती बाड़ी करते हो, खेती बाड़ी चाहे आप कुछ भी हस्तकला देते हो तो आप क्षुद्र भी हो जाएंगे। और कुछ नहीं करते हो, जो सबसे सुधारक काम है तो वो अछूत आता है। सही बात है। जो सबसे परम क्या, जो सबसे अलग हो। सबसे परम हंस वही होता है जो सबसे अलग होता है, जो अपना व्यवहार सबसे अलग रखे, जो अपने आप को सबसे अलग रखे, वही सबसे परम हंस है। इसलिए ना ही ऋषियों की बात गौतम बुद्ध ने सुना और ना ही भगवानों की बात सुना। वो मध्यम रास्ता को अपनाया, ना ही जाति को चुने ना ही धर्म को चुने, वो बीच का रास्ता अपनाए और बौद्ध धर्म को ही यहाँ पर प्रकाशित कर दिया। इसलिए हम उन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरोध थे, उनके विरुद्ध थे। किसके विरोध में? जो जाति आधारित समाज व्यवस्था जो बनाते थे उनके विरोधी थे वो। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। स्कूल उस समय खुलने लगा था। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे। और जिस तरह जाति बदला, समाज बदला, स्कूल खुले, वैसे ही बच्चों को अपने नए नए साधन, नए नए रास्ता ढूंढने का मौका मिल गया। पहले नहीं मिलता था ना, लेकिन अब मिल गया। अब गरीब का भी बच्चा स्कूल में जाकर पढ़ सकता है। ठीक है। और अपने दुनिया, अपने समाज, अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने जिला, अपना राज्य, अपना देश के बारे में जानना सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड चीज होती है ये। मैं इंग्लिश मीडियम वाले को भी बोलते हैं कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ो, लेकिन हिंदी का पूर्णतः ज्ञान रखो, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी हमें आना चाहिए। इंग्लिश को बढ़ोतरी कम देना है, हिंदी को बढ़ाना ज्यादा है। मैं मानता हूं कि हिंदी लुप्त होते जा रहा है, लेकिन आप सब बच्चों चाहो तो हिंदी को भी एक स्थानीय भाषा के रूप में उसे रख सकते हो। नहीं तो संस्कृत के जैसा हमारा हिंदी भी विलुप्त हो जाएगा और हम लोग अंग्रेजी बोलते रह जाएंगे। तो ना ही हमारी मांग इस देश में होगी और ना ही बाहर के देशों में, क्योंकि जो अपने घर का नहीं होता है वो दूसरे किसी का नहीं हो सकता है। जो बच्चे अपने माँ बाप के नहीं हो सके वो बच्चे किसी के नहीं हो सकते, ये याद रखना। और जो हाथ प्रार्थना के लिए उठा वो किसी के सहायता के लिए नहीं उठ रहा है, तो उस हाथ का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे इंसान होने का कोई मतलब नहीं है। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे, और बहुत लोग नौकरी के तलाश में गांव छोड़कर भी गए। नए कारखानों और नगरपालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ा है। आपको याद ही होगा कि किस तरह नए मिल बने, किस तरह नए इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर लाया गया, हर क्षेत्र में किस तरह नौकरी बढ़ा और उसी तरह रोजगार मिलता गया। बहुत लोग गांव छोड़कर शहर में प्रस्थान कर गए, मतलब चले गए। ये देखो, मैं पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? यहाँ पर है अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये देखो, नाव कैसे चलता था? ये जहाज हवा के माध्यम से ही इसको चलाया जाता था, कपड़े बांध कर। देखो किस तरह हवा के प्रेशर से ये चल रहा है। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। मतलब कल्पना करो कि इससे मजदूर की मांग कितनी बड़ी होगी जब हमारे देश में मिल लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, नगरपालिका में नौकरी लगी,
सरकारी पुलिस में नौकरी लग गया। शहरों में नालियां बनाई जाती थी, सड़कें बिछानी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों का साफ सफाई किया जाना था। इसके लिए कुलियों कुली जो स्टेशन पे होते हैं, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नालियां साफ करने वाले, सफाई कर्मचारियां, पालकी ढोने वाले। शादी में पहले लोग पालकी में ही दुल्हन ले जाते थे। रामायण देखोगे तो सीता जी की विदाई जब होती है तो वही पालकी है। पालकी में ही बैठकर उनकी विदाई होती है, बैठाकर पालकी में ही उन्हें ले जाया जाता है। कहाँ से? जनकपुर से अयोध्या, मतलब बिहार से यूपी। रिक्शा खींचने वालों, और पहले अपने शरीर से रिक्शा खींचना पड़ता था, तो रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। यहाँ श्रम कहाँ से आएगा, मतलब यहाँ से लेबर कहाँ से आएंगे, मजदूर कहाँ से आएंगे और कहाँ से आए। इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ, जितने भी गरीब शहर थे, गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। जैसे में जहां पर काम था वहां के लोग वहां पर जाने लगे जहां काम मिल सकता है, और बहुत सारे गरीब शहरों की तरफ गए और वहां पे नौकरियां पाई, और बहुत लोग वहीं पर बस गए, घर बनवा लिए और वहीं पर रहना भी शुरू कर दिए। बहुत लोग अपना परिवर्तन किया ही है। शहर जाने वाले में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस और त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बगानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठिन और कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा, ऊंचे जाति के जमींदारों द्वारा उनके जमीन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। जैसे में देखो, कुछ लोग शहर भागे थे। क्यों भागे थे? क्योंकि यहाँ पर रहते तो मारे जाते हैं, इसलिए भाग जाओ, नौकरी भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, समाज भी मिलेगा नया। और जिनके जिनके जमीन छीन लिए गए थे जबरदस्ती, चाहे जो लोग कर्जा लिए थे, वो लोग भी भाग गए। और जो लोगों को नौकरी चाहिए, देश के अलग अलग भाग में तो गए ही, लेकिन कुछ लोग विदेश में भी गए, इंडोनेशिया, मॉरिशस, त्रिनिदाद, असम, ऐसे बहुत ज्यादा इलाकों में लोग की आयागमन हुआ। वहां पर लोग गए और बहुत लोग उधर से आए भी, लेकिन सबसे ज्यादा जाने वाले वही लोग थे जो जिन पर कर्जा था, जिनके जमीनों को उच्च जाति वाले जमींदार हड़प लिए थे, छीन लिए थे, और बहुत सारे अंग्रेजों के वजह से छीने गए थे। वे लोग इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें शांति मिल जाएगी, उन्हें रोज रोज अपमान और जिल्लत भरी मौत से मौका मिल जाएगा बचने के लिए, वैसे लोग चले गए। चित्र 9 देखो, एक कुली जहाज 19वीं शताब्दी। एक कुली जहाज मतलब सामान ढोने वाला जहाज, ठीक है। इसको आज क्या बोलते हैं? आज क्या बोलते हैं? कंटेनर शिप, जिसमें बहुत बड़े बड़े मोटर लगे रहते हैं पानी का फुहारा देने के लिए, क्योंकि उस पर डकैत भी आते हैं ना, इसलिए उससे बचने के लिए चोर लुटेरे भी आते हैं समुद्र में लूटने के लिए, तो उनसे बचाव के लिए उस पर पानी छिड़क कर उनको डुबा दिया जाता है। जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। निचली जाति जिन्हें लोग अछूत बोलते थे। ये लोग इसलिए भाग जाते थे क्योंकि यहाँ पर मरने से अच्छा है कि वहीं पर जाकर मरे। जूते कौन बना सकता था? अब बात है कि जूते कौन बनाता था। इसे भी निचले दर्जे के लोग बोलते थे, क्योंकि वो जानवर को मारकर और उसका जूता बनता था, उसको जूता बनाते थे। और उच्च जाति वाले इसको पहनते थे तो वो अछूत नहीं होते थे। गजब की अंधविश्वास थी उस समय। चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से
नीची नजर से देखा जाता था, देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं। और कभी कभी मालूम चलेगा ना कि यहाँ पर उसकी गाय मरी है, वहां पर इसके चर्बी मरे, मतलब किसी के भी कोई जानवर मरा है तो वहां पर पहुंच जाएंगे उसके खाल नोचने के लिए, और उसका खाल नोच कर लाएंगे, सुखाएंगे और उसको बेच देंगे, नहीं तो उसके जूते बनाकर मार्केट में, बाजार में बेच देंगे। पहले विश्व युद्ध के दौरान, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? बताओ बताओ। 1914 से 1918 तक। दूसरा 1939 से लेकर 1944 तक। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जरूरत जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों यहाँ पर है, पूर्वाग्रहों की वजह से, जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे, जो परंपरागत ढंग से काम करते हो, जिनको सदियों से लोग वही करते हो। जैसे में उनकी जाति ही थी चमार जात, चमार, तो चमार लोग ही, ये लोग चमड़ा का काम करते थे। चमड़ा का काम करने वालों का नाम ही रख दिया गया चामार समुदाय, जो आज SC ST में आते हैं। लिहाजा वे ज्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफी लाभ हुआ, और इन लोगों को काफी मांग हुआ था उस समय। और मैं बता दूं, आप क्लास 12 में जब पढ़ोगे अनाज, अनाज नहीं जूठन, जूठन चैप्टर है हिंदी का, अगर वो पढ़ोगे तो रोम रोम तक कांप जाएगा कि किस तरह उस समय के लोग खाना खाते थे। और निचले समुदाय लोगों को खाना खाने में इतना मतलब इतना कष्ट होता था कि एक तो उनके पास अनाज कम, और शादी विवाह में अगर कहीं जाकर वो पत्तल में, जो पत्तल में हम खाना छोड़ देते हैं, उस पत्तल के खाने को सुखाकर धोकर लोग, गरीब लोग, अछूत लोग, चाहे क्षुद्र लोग जो था, क्षुद्र लोग तो था तो वो खाना उगाता था तो खा लेता था, लेकिन जो अछूत लोग समझा जाता था, ST SC में जितने भी कास्ट आते हैं, वो लोग खाना को वहां से लेकर आते थे, सुखाते थे और उसको बरसात के लिए रखते थे बचा करके खाएंगे। इतना दिक्कत था, पानी में फुला कर खाते थे। जब जूठन पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। इसीलिए बोलता हूँ, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, इसलिए कभी भी किसी दाने का अपमान मत करो। जो अन्न का अपमान कर दिया वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और जिंदगी में उसको अन्न कभी उसके शरीर पर नहीं लग सकता। चित्र 10, जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश, और ये आंध्र प्रदेश में ये जूता बनाया जा रहा है, जूता चप्पल। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। और जो ये मदिगा जाति थे, ये लोग चप्पल जूता सीने में माहिर थे, मतलब एकदम टैलेंटेड, टैलेंटेड लेबर, टैलेंटेड पीपल। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय, अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई, और महार रेजिमेंट भी होता था सेना में, जिनमें इन लोगों को नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ते थे, और दलित आंदोलन के नेता जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम पे भीमराव अंबेडकर दिवस मनाया जाता है, जो हमारे आज की जो हमारा संविधान है उसके सृजनकर्ता नहीं, उसके लिखित करता है। सृजनकर्ता में कुछ 2000 लोग थे, 2000 के 200 लोग थे, और 2 साल 9 महीना लगा था हमारे
संविधान को लिखने के लिए। इसके बारे में फुल डिटेल्स मिलेगा आपको जब इसमें जियोग्राफी पढ़ाया जाएगा ना, चाहे पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें इसमें नहीं मिलने वाला। उसमें बताएंगे कि कितने लोग संविधान बनाने में थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेखक थे संविधान के लेखक थे वो, जो एक अचूक और केवल लिखे भी नहीं थे, वे 15 लेखकों में से वो चुने गए थे एक, जिनको संविधान लिखने के लिए चुना गया था। समझो कितने विद्वान हुए होंगे ना, कितने विद्वान होंगे कि उनको 15 में से किसी एक को चुना जा रहा है, वह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कक्षा में जगह नहीं, और इनके बारे में बताता हूं। और उनके पिता भी सैनिक स्कूल में ही पढ़ते थे। और कक्षा में जगह नहीं, ये प्रेसिडेंसी आपको पढ़ने की जरूरत है। बंबई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठाकर सबक सुनने की इजाजत दे दी गई। मतलब पढ़ाई पढ़ने की इजाजत बरामदे में बैठ के दे दी गई, अंदर नहीं, ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सके जहां ऊंची जाति के लड़के को पढ़ाया जाता है। और जहां पे ऊंची जाति के लड़के को पढ़ाया जाता है वो जगह दूषित ना हो जाए, इसलिए इन अछूतों को अलग बैठाया जाता था। एसटी एससी के जितने भी आज के लोग हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, इनको अलग बैठाया जाता था। बरामदे में बैठो। बहुत लोग तो स्कूल के बाहर बिठाते थे, स्कूल से बाहर बैठ के कौन पढ़ेगा। देखो चित्र 11 यहाँ पे है। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। और ये लोग दुबला समुदाय के लोग हैं जो बाजार में आम बेचने के लिए ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। अगर काम कर रहे हैं तो कुछ होते होंगे ना, तो वो अछूत नहीं होता था, लेकिन उनको छू दे तो वो अछूत हो जाएंगे। ऐसे अंधविश्वास तो थे उस समय। चलिए इसको बताऊं उसके पहले आप लोगों को टास्क दे दूं। गतिविधि 1 नंबर, कल्पना कीजिए कि आप स्कूल के बरामदे में बैठकर कक्षा में पढ़ाए जा रहे सबक सुन रहे हैं। तब आपके दिमाग में किस तरह के सवाल पैदा होंगे, इसका जवाब आप लिखकर कमेंट कर दो, वरना अन्यथा इसके डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कर दो, नहीं तो आप मेल कर दो। इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने की जिम्मेवारी आपकी। 2 नंबर, कुछ लोगों को लगता था कि अछूतों को शिक्षा से पूरी तरह वंचित रखने के मुकाबले यह स्थिति फिर भी बेहतर थी। क्या आप इस राय से सहमत हैं? इसके बारे में एक नोट बनाओ और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दो जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इनमें से किसी एक को बनाना है और नहीं तो दोनों को बनाओ। और मेरे तरफ से आप सभी को अवार्ड जरूर दिया जाएगा, अवार्ड से नवाजित किया जाएगा। अवार्ड आप सबको मिलेगा कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को सबमिट किए। ठीक है, एक सर्टिफिकेट दी जाएगी जो आप एक पुरस्कार के रूप में अपने घर में प्रिंट करवा कर रख सकते हैं। समानता और न्याय की मांग, और यहां पर चालू हो गई अब समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। और ये लोग अपने समानता और न्याय की मांग के लिए आंदोलन इन लोगों ने शुरू कर दिया था। मध्य भारत के सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की और घासीदास ने
यहाँ पे सतनामी आंदोलन की शुरुआत की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल कसतकारों के बीच काम किया और जो हरिदास ठाकुर थे वे वहां के मथुआ पंथ के चंडालों के साथ काम करते थे, चंडाल किसानों के साथ काम करते थे। चंडाल आज का जो डोम जाति होता है ST SC में, उसको चंडाल बोलते थे। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए और हरिदास ने जाति व्यवस्था पर जितने भी ब्राह्मण ग्रंथी थे, ब्राह्मणवादी ग्रंथ, उन पे सवाल उठाए, क्योंकि वो गलत था इसलिए तो उठा रहे थे। जिसे आज केरल कहा जाता है और उसको आज केरल कहा जाता है। वहां एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एक आदर्श रखा। केरल में वहां के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एक आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत विभिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था ओरू मतम ओरू देवम मनुष्यम। यहाँ पर दिया जा रहा है मनुष्य ही एक जाति है, मनुष्य ही एक धर्म है और मनुष्य ही एक ईश्वर है। जैसे मैं बोल दूं मनुष्य ही एक जाति है, एक धर्म है और एक ईश्वर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और इसको केरल में बोला गया है, केरलम भाषा में है, मलयालम है, ओरू जाति ओरू मतम ओरू देवम मनुष्ययानु। इस सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी, और उन सब का अपमान किया, उन सब का आंदोलन किया जो प्रभावशाली जातियों को अपमान करने के लिए जरूरत थी, और वैसे चीजों को उकसाया जो जाति व्यवस्था पर ज्यादा बोलते थे। और तौर तरीकों को बदलने के लिए भी कोशिश किया गया जो तौर तरीके हमारे ढंग से सही नहीं है। आज के ढंग से वैसे तौर तरीके रखते हैं तो आज ही आपको सही नहीं लगता। उन्होंने अधीनस्थ जातियों के स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया और उन्होंने एक बराबर जातीय समुदाय के स्वाधीनता स्वाभिमान को पैदा करने का प्रयास किया कि हम किसी जाति समुदाय में ठहर कर नहीं रह सकते, हम केवल एक समानता का अधिकार लेने के लिए ही हम आंदोलन कर रहे हैं। वैसे भावों को पैदा करने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन बहुत कोशिश करते हुए भी कोशिश किए और अपने कोशिश में पहले नहीं लेकिन आज आकर सब लोग एक आदर्श स्थापित हुए हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे मैं चित्र 12 में दिया है श्री नारायण गुरु, और ये श्री नारायण गुरु का ये चित्र है। हमारे अतीत पढ़ रहे हैं क्लास 8 इतिहास। उसके बाद है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी के बारे में पढ़ते हैं अगले भाग में, ठीक है। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी को हमारे और हमारे टीम की तरफ से धन्यवाद। और ऐसे ही हर बार जो भी वीडियो आए, जो भी पार्ट आए, उसको एक बार तो जरूर सुनना। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 8 में हो तो 8 का सुनो, 9th में हो तो 9th का सुनो, 10th का हो तो 10th का सुनो, 12 11 का हो तो उसका सुनो। मतलब जिसको जिस टॉपिक की जरूरत हो, जो टॉपिक अच्छा लगे, वो क्यों ना अभी ही पढ़ लिया जाए।
जो 4 साल बाद पढ़ना है वो अभी ही क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है, अभी भी पढ़ा जा सकता है। बस पढ़ने की लगन, पढ़ने की इच्छा, पढ़ने के अनुभव और पढ़ने की चाहत होनी चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले भाग में।